आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो आज हम मेंसुरेशन का 2D वाला पोर्शन करने जा रहे हैं और इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम 3D करेंगे। तो बाकी चैप्टर्स में आपको करा रखा हूँ, ज्योमेट्री हो गया या आपका अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ये सब आपको एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, आप जाके प्रॉपर उसको सीक्वेंस वाइज कर सकते हो। और उसमें मैंने लास्ट 5 ईयर के जितने भी टाइप्स बन सकते थे मैंने सब कुछ कवर किया। और अगर इस लेक्चर की बात करूँ तो मैं पहले पिछले 2 साल के 2022 और 2023 के क्वेश्चंस का एनालिसिस करता हूँ, उनको मैं टॉपिक वाइज अरेंज करता हूँ और उसके बाद में उसके पिछले 3 साल के मतलब 2018 से 2021 तक के क्वेश्चंस को देखता हूँ और उसको मैं सीक्वेंस वाइज अरेंज करता हूँ। और उसके बाद मैं कोई पीवाईक्यू बुक देखता हूँ, उसका अगर थ्योरी पोर्शन में अगर कोई फॉर्मूला वगैरह दिया रहता है, अगर कोई फॉर्मूला छूट रहा है तो उसको मैं ऐड कर देता हूँ। साथ में अपने लास्ट में नोट्स देखता हूँ, अगर उसमें भी कुछ ऐड करना होता है तो मैं उसमें कर देता हूँ और फिर आपके लिए मैं एक प्रॉपर कंप्लीट पैकेज लेके आता हूँ। तो इस तरह से ये लेक्चर भी प्रिपेयर किया गया है। अगर आपको मेरा चैनल पे मेरे कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जब मैं इस कंटेंट को प्रिपेयर कर रहा था तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी ना जो मैं ऑलरेडी ज्योमेट्री में पढ़ा रखा हूँ, तो उसको यहाँ पे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना इस वीडियो की प्रोडक्टिविटी जो है ना वो चली जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ही क्रिस्प में लाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी चीज़ को बार बार रिपीट न किया जाए। तो वो आपको वहाँ से देख सकते हो और वैसे वो बहुत ईजी पोर्सन है ना। अब यहाँ पे हम अच्छे अच्छे चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? एक बाउंड्री की लेंथ होती है। जैसे अगर आपका कोई प्लॉट है और आपको चारों तरफ से फेंसिंग करनी है उसे, जैसे मतलब तार से घेरना है उसे, मान लो सपोज। तो आप जैसे दुकान पर अगर तार खरीदने जाते हो आपसे पूछेगा कि कितनी लेंथ है, आपको कितनी लेंथ की चाहिए। अगर आपको चारों तरफ से घेरना है तो आप उसको एक लेंथ नाप के ले जाओगे अपने जो भी आपके पास प्लॉट है, उसके बाद आप जाके बताओगे मुझे इतने लेंथ की चाहिए, जो भी आप फेंसिंग वायर कह लो कुछ भी कह लो, तो उस हिसाब से दे देगा। तो आप उसका बाउंड्री नाप रहे हो ना, तो वो आपका पेरीमीटर होता है। अगर आपसे जैसे एरिया पूछा जाए, जैसे अगर आपको टाइल्स लगवानी है घर पे ना, तो टाइल्स आप फ्लोर पे लगवाओगे तो आपसे पूछेगा कितने एरिया पे लगवाना है ना। जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे ये किताब है मेरे पास, तो जो इसका ये वाला पोर्शन है ये हमारा पेरीमीटर हो जाता है और ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा एरिया हो जाता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 ट्रायंगल है, इक्विलेटर, आइसोस्केलस और स्केलर। अगर मुझे इसका वो निकालना हो, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर निकालना हो, परिमाप जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो देखो यहाँ पे 4 इंटू साइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, तो 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेरी 2 साइड्स इक्वल है तो 5 इंटू 2 कर सकता हूँ और एक जो अनइक्वल साइड है उसको मैं 7 ऐड कर सकता हूँ, तो ये मेरा 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है तो मुझे तीनों को अलग अलग ही जोड़ना पड़ेगा, तो 5 3 8 6 14, तो ये मेरा हो गया पेरीमीटर। ऐसे अगर मैं सर्कल के पेरीमीटर की बात करूँ, जैसे ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं उस क्लास में, ये भी सब हम देख चुके हैं, आप पॉज करके देख सकते हो, ये भी सब हम देख चुके हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ बस, कि हमें कभी भी किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स दिया हो, ट्रायंगल का मुझे 2 साइड्स दिया हो और उसके बीच वाला एंगल दिया हो अगर, तो मैं वहाँ पे हाफ ए बी साइन थीटा लगा देता हूँ। मतलब जो साइड्स दिया है मुझे, 2 साइड्स दिया है 5 इंटू 4, तो हाफ इंटू 5 इंटू 4 और उसके बीच के एंगल का साइन थीटा मतलब साइन 30, इसकी वैल्यू होती है हाफ। तो आपका ये हाफ, ये 2 से 2 आपका 4 से लगा, आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका यूज जनरली सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम करते हैं। बाकी ये सिमिलैरिटी वाले जो रूल्स हैं कि उनके जो साइड्स का रेशियो होता है वो उनके पेरीमीटर के भी रेशियो के इक्वल होगा, उनका मीडियन का रेशियो हो गया या एल्टीट्यूड का रेशियो होगा, ये सब उनके साइड्स के रेशियो के बराबर ही होगा। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया जो होता है, एरिया का जो रेशियो होता है उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब साइड्स का रेशियो का स्क्वायर कहो, चाहे पेरीमीटर का रेशियो का स्क्वायर कहो, चाहे मीडियन का रेशियो का स्क्वायर करो, चाहे एल्टीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, वो एरिया जो होगा वो उसके इक्वल रहेगा। ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। ये बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज है, टेंजेंट किसे कहते हैं, हमारा ये सेगमेंट होता है, ये हमारा सेक्टर होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है, वरना पॉज करके देख सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा है। हम सरकमफ्रेंस पढ़ चुके थे 2πr, और अगर मुझे इस आर्क का लेंथ बताना हो तो ये बेसिकली ये इतना हिस्सा है उसका, उतना पोर्शन है, तो ये थीटा पोर्शन है 360 डिग्री का, तो इसे में थीटा 1 360 कर देते हैं तो मेरी आर्क की लेंथ निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे सेमी सर्कल है, बेसिकली सर्कल के आधा को सेमी सर्कल बोलते हैं, तो उसका मुझे पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ। अब इसकी बाउंड्री जो है, एक तो ये हो गई जो कि सर्कमफ्रेंस का आधा है, मतलब 2πr सर्कमफ्रेंस होता है, तो ये πr हो गया, और इसमें मैंने एक डायमीटर ऐड भी किया क्योंकि मुझे बाउंड्री से मतलब है, तो इसका πr प्लस d हो जाएगा। अगर मुझे सेक्टर का निकालना है, क्या, पेरीमीटर, मतलब बाउंड्री, तो इसकी बाउंड्री तो ये है ना भाई, ये बाउंड्री है। तो आर्क लेंथ तो मैंने निकाला था थीटा 1 360 इंटू 2πr, इसमें से 2 रेडियस भी ऐड कर रहे हैं, तो ये देखो रेडियस प्लस आर्क लेंथ, तो 2r
प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये बेसिकली हो जाएगी हमारी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ऐसे इस सर्कल का एरिया हमें पता है और हम इस हिस्से का एरिया निकाल रहे हैं, टोटल 360 डिग्री है और मुझे थीटा का निकालना है, पाई आर स्क्वायर कर दूंगा। सिंपल, इस फ्रैक्शन का निकाल रहा हूँ बेसिकली मैं, ठीक है। सेगमेंट का एरिया अगर निकालना है तो मैं पहले इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा जो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रेंगल का एरिया, अगर मैं ये ग्रीन कलर से देखा हूँ, इस ट्रेंगल का एरिया मैं माइनस कर दूंगा जो कि मैंने पढ़ा हाफ ए बी साइन थीटा। अगर इस केस में बताऊं तो हाफ ए बी साइड्स क्या है, आर इंटू आर, आर स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू जो भी मुझे थीटा वैल्यू दी होगी, ये इस ट्रेंगल का एरिया हो जाएगा। इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो यही सेगमेंट ऐसे का एरिया बताना है। तो बेसिकली मैंने सेक्टर के एरिया में से मैंने इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दिया तो मेरा सेगमेंट का एरिया निकल चुका और ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आज बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये भी कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। जैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल की बात करूं तो 2l, देखो 2l प्लस 2b, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। पैरेललोग्राम में भी सेम, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो 2a प्लस 2b, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है 4a, काइट में आपका एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है ना, तो आपका 2a प्लस 2b, और ट्रेपीजियम में साइड साइड अनइक्वल हो सकती है, तो a प्लस b प्लस c प्लस d। अब आपको मैं एक छोटी बहुत बात ये बता दूं जो जरूरी है आपको जाननी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, क्योंकि आपसे ये स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, तो क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं और साथ में हमारा जो हर एंगल होता है, सारे एंगल मेरे 90 डिग्री होते हैं। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई, अगर ये स्क्वायर फॉलो कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो वो भी रेक्टेंगल है भाई। अगर मैं देखूं अपोजिट साइड्स की बात करूं तो आप देखो ये अपोजिट साइड्स है और ये इक्वल है, ऐसे इसकी भी अपोजिट साइड्स जो है ये इक्वल है। मतलब रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी तो फॉलो कर दिया, चारों एंगल 90 भी हैं, तो आपका ये जो होता है ये रेक्टेंगल भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन क्या रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं? तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई उसके चारों साइड्स इक्वल होता है। यहाँ पे आप देखो चारों साइड्स इक्वल नहीं है तो हम रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं कह सकते। लेकिन स्क्वायर तो हमेशा ही रेक्टेंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल हमेशा स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, वो स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल भी स्क्वायर हो सकता है अगर उसके चारों साइड्स इक्वल हो जाए। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं पूछूं क्या स्क्वायर रोम्बस होता है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके चारों साइड से इक्वल होती है, बस ये सिंगल प्रॉपर्टी होती है और बाकी प्रॉपर्टी अपने आप होने लगती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर किसी की भी चारों साइड्स इक्वल है तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो मेन जो प्रॉपर्टी होती है वो चारों साइड्स इक्वल होने का होता है। तो स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो ये रोम्बस हो सकता है। मतलब रोम्बस होता है, मतलब सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं, लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर क्यों नहीं होते? क्योंकि रोम्बस का स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो एंगल होता है वो 90 होना चाहिए, लेकिन रोम्बस में एंगल 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए मेरे सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं लेकिन सारे रोम्बस मेरे स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे और अगर स्क्वायर रोम्बस है ना तो इसका एरिया हम एक तो ए स्क्वायर से निकालते हैं, दूसरा हाफ d1 इंटू d2 भी कर सकते हैं, और इस केस में स्क्वायर वाले केस में इसका जो d1 और d2 होगा बराबर होगा स्क्वायर वाले केस में, तो हाफ d स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसका एरिया हम कैसे भी निकाल सकते हैं। तो बस मैंने आपको इसलिए बता दिया ये चीजें। काइट भी मेरा, अब देखो रोम्बस मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए ना। काइट भी मेरा परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट नहीं करता, लेकिन एक डायगोनल को ये बाइसेक्ट करता है, एक डायगोनल को ये बाइसेक्ट नहीं करता है। और आपको एक बार भी बताओ, इसके जो ये वाले एंगल्स होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं काइट में। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। ट्रेपीजियम का जो होता है, अब देखो अब यहाँ पे आ जाओ, ट्रेपीजियम की जो प्रॉपर्टी होती है, इसके जो दो साइड्स होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं। इतनी बात आपको बस पता रखनी है ट्रेपीजियम में। अब आ जाओ, आपको पता है साइड स्क्वायर होता है, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसका ब्रेथ इंटू हाइट होता है, इसका हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर मैं पैरेलल साइड्स की बात करूं तो ये ए प्लस बी, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, इंटू हाइट, हाइट मेरा ये हो गया। ऐसे ही इसका मैं बता चुका हूँ हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू होता है, और काइट का भी हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू होता है। अगर मैं आपसे इसका प्रूफ पूछूं, मतलब बताऊं अगर मैं आपको, तो देखो ये मुझे दिया है डी टू, अगर मैं इसको बेस मान लूं और मैं दो ट्रायंगल का अगर मैं निकालूं एरिया, इन दो ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूं और इसको ये बेस है, तो हाफ इंटू बेस दोनों में आएगा, हाफ इंटू बेस, दोनों ट्रायंगल में बेस तो सेम ही है, तो बेस कॉमन आ जाएगा, और इसको मैं h1 लिख देता हूं और इसको मैं h2 लिख देता हूं, हाइट मेरा, तो h1 प्लस h2 हो जाएगा।
और H1 प्लस H2 क्या है, ये D1 ही तो है, ये देखो D1 ही तो है, तो इसको मैं D1 और ये D2, हाफ D1 D2 मेरा एरिया आ गया। सिमिलरली इसका भी एरिया हाफ D1 D2 होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब आ जाओ, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अब आ जाओ, अब PDF में आपको दे दूंगा, आप उससे पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं ना, ठीक है। अब ये भी पाइथागोरस से आया है, डायगोनल्स का फॉर्मूला है, रूट ऑफ आपको पता है W स्क्वायर प्लस L स्क्वायर छोड़ टू D स्क्वायर होगा, वहां से आप D की वैल्यू निकालोगे और यही रूट में चला जाएगा। ऐसे सिमिलर ये भी करोगे तो वही चीज आएगा, तो ये A√2 बन जाता है स्क्वायर में। अब हेक्सागन में आपको जो चीज याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। हेक्सागन एक तो रेगुलर की बात होगी, जब भी हमसे ये बड़े फिगर्स की बात होगी तो रेगुलर की ही बात होगी, और हमसे ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के बाद मुझसे हेक्सागन की ही बात होगी, पेंटागन इन सब की बात नहीं होगी। इनके जो फॉर्मूले होते हैं एरिया के वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैंने चेकआउट किया, मुझे भी नहीं पता था, तो क्योंकि मेरे सामने कभी आया नहीं, तो मैंने एक बार अलग से चेक किया कि कहीं भाई फॉर्मूले वॉर्मूले तो नहीं है। तो मैंने चेक किया तो बहुत अजीब अजीब फॉर्मूले, तो मैं समझ गया कि ये नहीं आएगा, आपसे हेक्सागन के बारे में ही आएगा, ठीक है। आपको इसका ये आप याद रख सकते हो एरिया, अगर आपको नहीं याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ बस आपको उसको ध्यान रखना है। उसको ध्यान ये रखना है कि अगर हम डायगोनल्स को मिलाते हैं, सारे हेक्सागन के सारे डायगोनल्स को मिला देते हो, जैसे यहाँ पे मैंने मिला दिया है, सारे हेक्सागन डायगोनल्स को मिला दिया है, ये मेरे हो गए। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये सब इक्वल है, सब आपस में ये सारे इक्वल है। तो एक काम करता हूं मैं ना, और मुझे साइड पता है S है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मुझे एक बात पता है कि यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो मैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लो तो मेरा हेक्सागन का एरिया निकल जाएगा। क्योंकि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है, तो √3/4 A स्क्वायर S स्क्वायर। आप देखो सेम चीज आ गई, 3/2 आ गया, सेम चीज आ गया। तो आप इसको याद कर लो, इसको याद करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। अब हम प्रॉपर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं ना, और क्वेश्चन से हम चीजें अब सीखेंगे। देखो कह रहे एक फील्ड है जो 150 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। हाउ मेनी टाइम्स इज इट्स पेरीमीटर टू द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसका पेरीमीटर और लेंथ जो डायगोनल है उसका मुझे रेशियो पूछा है, या उसकी वैल्यू पूछी है मेरे से बेसिकली। तो इसका अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो 2L 300 प्लस 2B मेरा 160, 460 आ गया मेरा पेरीमीटर। और अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं तो आपको दिख रहा है ये 15 है, ये 8 है, तो आपको ट्रिपलेट पता होगा, तो इसका ट्रिपलेट 70 आ जाएगा। अगर मैं 15 8 को देखूं तो 150 है, 80 तो मेरा 170 आ जाएगा। तो बस इसको इससे डिवाइड कर दूं तो आपका ये तो चला गया, आपका 17 दूना 34, फिर आपका 12 बच गया, 120 और 7 119 होता है, तो 2.7 के आसपास आएगा। 2.7 आपका आंसर आ गया। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो अब ध्यान से देखना, थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि इधर इजी क्वेश्चन है और बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाया नहीं शायद शुरू में। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या चीजें हैं, ठीक है। अब आ जाओ, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है। मतलब अगर लेंथ L है तो जो ब्रेथ है वो मेरा L-2 हो जाएगा, L-2 हो जाएगा, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 68, अच्छा पेरीमीटर 2L+B होता है, तो अगर L+B की वैल्यू मैं निकालूं तो L+B की वैल्यू मेरी आ गई 34, इसकी आधी आ जाएगी ना क्योंकि 2L+B है, मतलब 2L+2B है, तो L+B की वैल्यू 34 आ गई। और मेरी ये ज्यादा है तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जब भी ऐसा कुछ ज्यादा रहता है ना, जैसे हम दोनों के पास मिला के, मेरे और आपके पास मिला के कोई चीज 100 रुपए है, 100 रुपए है और मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है, मेरा और आपका पैसा मिला के 100 रुपए है, मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं 10 रुपए को अलग निकाल लेता हूँ, फिर मैं बराबर बराबर बांट देता हूँ, 45-45 हो गया। अब मेरे पास 10 रुपए ज्यादा था तो मेरे पास 55 हो जाएगा, आपके पास 45 हो जाएगा। ये बेसिक एक क्विक कैलकुलेशन है, बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही हुई। तो मैं क्या किया, अब मुझसे पूछा लेंथ 2 ज्यादा, तो मैं 2 को भाई अलग निकाल दिया और 32 को आधा आधा बांट दिया, 16 आ गया, तो एक 16 आ जाएगा, एक 18 आ जाएगा। मेरा जो ब्रेथ था वो कम था, मतलब ये ब्रेथ हो जाएगा, ये मेरा लेंथ हो जाएगा। मुझसे लेंथ पूछा है तो लेंथ 18 आ गया, कोई तकलीफ नहीं। अब आ जाओ, अब धीरे धीरे लेवल को अच्छा करते चलेंगे। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स एंड द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 3:5। देखो क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा है, तो आपके लिए यही बेटर है आप वीडियो को पॉज करके हिंदी में पढ़ लो, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखो। अगर आप इंग्लिश के भी हो तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से पढ़ लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको ना, जब मॉक वगैरह में क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, और मैंने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है या नहीं कर रखा है तो मैं अटेम्प्ट करता हूँ, नहीं कर रखा है तो मैं उसको लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ।
तो इसलिए आप क्वेश्चन खुद से पढ़ा करो, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और मुझे रेशियो दे रखा है कि जो दो इक्वल साइड है वो 3, 3 और 5 है, और एरिया मुझे दिया है 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर और मुझे थर्ड साइड का पूछा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं वैसे तो हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं हीरोन्स फार्मूला थोड़ा हल्का सा बेकार मुझे लगता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 5/2 लिख देता हूँ। और वैसे x है, x आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप एरिया वगैरह निकालते हो ना तो आपको x मानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप कभी कभी एक्स स्क्वायर निकलेगा तो आप भूल जाते हो, तो आप x की वैल्यू ही जो भी आती है मान लेते हो, लेकिन वो x स्क्वायर की वैल्यू रहती है, आपको रूट करना पड़ता है। इसलिए आप ध्यान में रखा करो, जब हम एरिया वगैरह निकालते हैं, रेशियो हमें दिया रहता है, तो आप हम x मान के चलते हैं, जिससे हम x स्क्वायर लेके, वरना आप दिमाग में ये बात रखा करो बस, जिससे यहाँ पे मैं दिमाग में रखूंगा। तो मुझे बेसिकली ये निकालना है, तो आपको पता है 9 - 25/4, 9 चौक 36, √11/4, इसका मैं रूट करूंगा तो √11/2 आ जाएगा। ये मेरी हाइट निकल गई। अब मुझे एरिया पता है, हाफ इंटू बेस इंटू √11/2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, और इक्वल्स टू मुझे दिया है 30√11, ये मेरा चला गया। अब मेरा देखो, मैं इन दो को ऐसे रहने देता हूँ, ये मेरा हो गया 6, तो मेरी x की वैल्यू जो आएगी √6/2√6 आ जाएगी। ठीक है, ये मेरी x की वैल्यू आई है, और मुझसे क्या पूछा है, थर्ड साइड में जो सबसे बड़ी वाली साइड है, तो इंटू 5 कर दो, तो 10√6 आ गया, क्योंकि 5x की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो मेरा 10√6 आ गया। सिंपल है। अब आ जाओ, अब द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, उसका रेशियो दिया है 5:3 में, और मुझे हाइट्स का एंड देयर हाइट्स का भी रेशियो दिया है 5:7, और मुझे बेस का बताना है। तो मुझे पता है पेरीमीटर जो होता है, अरे सॉरी, एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और हम रेशियो निकाल रहे तो हाफ से हाफ चला जाएगा, मतलब बेस इंटू हाइट। मतलब अगर मुझे बेस का बताना है b1/b2, b2 इंटू हाइट मेरा दिया है 5:7, 5/7 बेस इंटू हाइट, और ये मुझे दिया है 5/3, तो मुझे दिख रहा है ये 7:3 आ जाएगा। सिंपल था। बेसिकली एरिया को इक्वल किया है, उसका रेशियो निकाला है, दोनों के एरिया का रेशियो निकाला है। अब देखो आया है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं, बस आपको ना क्वेश्चन का मतलब समझना है, वरना इसमें फार्मूला तो वही यूज होंगे जो थोड़े बहुत हैं, घिसे पिटे 12, 13, 15 फार्मूले हैं, बस वही यूज होंगे, बस आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए। और देखो, अ हॉर्स इज ग्रेजिंग इन अ फील्ड, इट इज टाइड टू अ पोल, मतलब एक पोल में एक घोड़ा बंधा हुआ है, ये रस्सी है, कुछ रस्सी की लेंथ 6 मीटर दी हुई है ना। ठीक है, द हॉर्स मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एक पॉइंट ए है और ऐसे बी पॉइंट पे जा रहा है, और एक आर्क बनाते हुए जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक आर्क बन रहा है पॉइंट बी पे, और यहाँ पे ये एंगल जो है ना वो 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, 70 डिग्री एंगल बना रहा है। मुझे बताना है ये एरिया, सेक्टर का एरिया बताना है, तो मुझे पता है ये 70/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 6 × 6, मुझे 6 से ये चला गया, इससे ये चला गया, 7 से 7 चला गया, मेरा 22 बच गया। आसान था। अब आपसे ये जो हॉर्स वाले प्रॉब्लम ने आपको किसी भी तरह से दे सकते हैं, जैसे आपको दे सकता है कि ये आपका एक स्क्वायर है, एक आपका स्क्वायर है, और यहाँ पे चारों कॉर्नर पे ना 4 घोड़े बंधे हुए हैं। सपोज इसकी जो लेंथ है वो 100 है, सॉरी 10 है, स्क्वायर का जो लेंथ है वो 10 है, स्क्वायर फील्ड के जो साइड का लेंथ है वो 10 है, और चारों कॉर्नर पे 1-1 घोड़े बंधे हुए, 1-1 मीटर की रस्सी से बंधे हुए, या 7 नहीं मानूंगा वरना घबरा जाएगा, 1-1 मीटर की रस्सी से बंधे हुए हैं, 1-1 मीटर की रोप से बंधे हुए हैं। तो हमसे पूछ सकता है कि वो अपना मैक्सिमम चर जा रहे हैं, या किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो जो रिमेनिंग ग्रासेस है वो कितनी रिमेनिंग ग्रासेस कितने एरिया पे बची हुई हैं, बेसिकली ऐसे पूछ सकता है। तो देखो आपको पता है ये यहां से यहां तक चर सकते हैं टोटल, क्योंकि एक और ऐसे ये भी, और ऐसे ये भी चर सकते हैं, और ये भी चर सकते हैं, तो मेरा जो ये बच गया पोर्शन, ये तो कहां से बचेंगे, बाकी सब तो चर लेंगे वो ना। तो बेसिकली मैं इस स्क्वायर में से, जो कि स्क्वायर का एरिया 100 हो गया, इसमें से मैं ये पूरा चारों मिला के आपको दिख रहा है एक सर्कल बना रहा है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और चारों का रेडियस सेम है, क्योंकि चारों की लेंथ 1-1 मीटर है, चारों रोप की। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कर दो, पाई इंटू 1 स्क्वायर कर दो, तो ये मेरा क्या होगा, रिमेनिंग ग्रासेस बन जाएगी। ऐसे आपको हेक्सागन भी दे सकता है। अब हेक्सागन मुझे दे दिया, चलो ये मुझे हेक्सागन दे दिया, और मुझसे कह दिया हेक्सागन पे चारों कॉर्नर पे 1-1 घोड़े बंधे हुए हैं, 1-1 घोड़े बने हुए हैं चारों पे, और यहाँ पे 1-1 मीटर सपोज लेंथ है, और इसकी सपोज मान लो 5-5 साइड है, कुछ भी मान लो ना। तो आपको हेक्सागन का एरिया तो पता ना है, हेक्सागन का एरिया निकालना, तो आपको पता है 6 × √3/4 इंटू, मैंने साइड्स मांगा था 5, तो 5 × 5 हो गया, ये मेरा हेक्सागन का एरिया हो गया। अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि कितने सर्कल बना रहे हैं बेसिकली,
तो बेसिकली सर्कल नहीं पता तो आप एक एंगल निकाल लो, क्योंकि वो एंगल उसका फ्रैक्शन होता है। तो बेसिकली आपको ये मेन यही एंगल निकालना है, और ये सारे एंगल जुड़ के, ये सारे एंगल को अगर मैं जोड़ूं तो ये हेक्सागन में इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वही तो है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मुझे फॉर्मूला भी पता है n-2 इंटू 180, जो कि इंटरनल एंगल्स के सम का फॉर्मूला होता है। n-2 इंटू 180 मतलब यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, तो ये 4 इंटू 180 आ जाएगा, मतलब 4 इंटू 180 अपॉन 360, क्योंकि इतना ही तो फ्रैक्शन है, और इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई और मैंने इसकी लेंथ 1 1 मानी थी सबकी, तो 1 का स्क्वायर। आपका ये 2 गया, ये 2 गया, तो अगर 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पर ये आ जाएगा 3/2 25√3, ऐसे आ जाएगा। मतलब जो भी वैल्यूज दी होगी, मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँ क्वेश्चन को करते कैसे। मुझसे क्या पूछा था यहाँ पे, इस पोर्शन का एरिया पूछा था जो वो घोड़े नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना भी टफ पूछ सकता है, आप इसको इजिली निकाल सकते हो, क्योंकि है फॉर्मूला तो वही बेसिक यूज होने हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अब मुझसे कह रहा है एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया सेम है। तो मुझे पता है भाई दोनों का एरिया सेम है और बेस सेम है, तो हाफ इंटू बेस, ये किसका, ट्रायंगल का बेस जो कि 28 है, और ट्रायंगल का एरिया h1 होगा। मुझसे कह रहा है एरिया सेम है, तो एरिया इक्वल करूंगा और उसका बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस मुझे 28 दिया है और हाइट मुझे पैरेललोग्राम का 12 दिया है, तब देखो 28 से 28 चला गया, और h1 की वैल्यू मेरी आ गई 24, जो मुझसे पूछी थी 24 आ गया, क्योंकि मुझे ट्रायंगल का क्या पूछा, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ही हाइट होता है, तो मुझे पता चल गया। अब आ जाओ, अब मुझे डायगोनल दिया है स्क्वायर का, मुझसे डायगोनल पूछा है अनदर स्क्वायर का हुज एरिया इज ट्रिपल दैट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो एक बात तो मुझे पता है कि मैं डायगोनल साइड से नहीं निकालने वाला, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है ये मेरा डायगोनल भी होता है, सॉरी डायगोनल कह रहा हूँ, सॉरी रोम्बस भी होता है। तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ इस स्क्वायर का, तो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर 8√2 इंटू 8√2। अब ये मेरा स्क्वायर का एरिया निकल गया, हाफ d1 इंटू डी, और यहाँ पे d1 d2 बराबर है। ठीक है, और हाफ d1 इंटू डी क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस भी होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है मुझे एक और डायगोनल का बताना है, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, और उस स्क्वायर का बताना है जिसका जो एरिया उसका ट्रिपल है। तो मैंने क्या किया, इसका ट्रिपल। अब ये किसका एरिया निकल गया, जो मुझसे जिस स्क्वायर का डायगोनल पूछा उसका एरिया मैंने निकाल लिया। और ये क्या होता है, हाफ यही तो होगा इसका डी स्क्वायर, इसका एरिया जो ये स्क्वायर है इसका एरिया भी तो इतना ही होगा, हाफ डी स्क्वायर। मुझे डायगोनल निकालना है, तो आप ध्यान से देखो, हाफ से हाफ चला गया, और ये आपका 8√2 बच जाएगा सिंपल, और यहाँ पे 3 और है, तो मेरा क्या जाएगा, अगर मैं इसको देखता हूँ, चलो मैं कर ही लेता हूँ टी। अच्छा ये मेरा ये देखो 8 मेरा आ जाएगा, और ये 2 बन जाएगा, और 2 इंटू 3 6 बन जाए, तो 8√6 बन जाएगा मेरा क्या, डायगोनल। तो 8√6 मेरा ऑप्शन आ गया, समझ गया। अब आ जाओ, आगे आ जाओ। इफ द लेंथ ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ, पहले बात तो लेंथ और ब्रेथ थी। अब क्या कह रहे हैं, लेंथ को 4 सेंटीमीटर से मैंने डिक्रीज कर दिया और ब्रेथ को मैंने 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इट वुड रिजल्ट इन अ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर बन चुका है, स्क्वायर की तो चारों साइड से इक्वल होती है, मतलब ये मेरा इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आएगी ना। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, और एरिया भी सेम है, एरिया भी सेम है, मतलब L इंटू बी जो है वो मेरा L-4 इंटू बी प्लस 2 है, क्योंकि भाई ये तो आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे LB और LB चला जा रहा है, LB चला गया, तो आप इधर देखो क्या बच रहा है, LB तो चला गया, 2L-4B माइनस 8 इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। ये तो आपको बच गया, मतलब 2L-4B इक्वल्स टू 8 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है। ठीक है, हमें L निकालना है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो L-B इक्वल टू 6 आएगा। ये मेरा रिलेशन आ गया। अब मैं क्या करूँ, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ कहीं पे भी, तो मैं L को B प्लस 6 मान लेता हूँ। यहाँ पे L इक्वल टू B प्लस 6 है, तो आपका ये B प्लस 6 हो जाएगा, ये B प्लस 6 हो जाएगा, मतलब 2B प्लस 12 माइनस 4B इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, आपका जो 2B उधर चला जाएगा, और यहाँ पे अगर आप इसको करो तो 4 आएगा, मतलब B की वैल्यू आपकी 2 आ जा रही है, और अगर आपकी B की वैल्यू 2 आ रही है तो L की वैल्यू आपकी 8 आ रही है, और L प्लस B आपका 10 आ रहा है, तो 2L प्लस B आपका 20 आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात पूरी। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन आओ। मतलब बेसिकली आप ये समझो, आपको बस पेन उठा के जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा आपको लिखते चले जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो मुझसे कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज इतना, इतना एंड इतना।
अब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, मुझे हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन हम एक बार ना राइट एंगल के लिए हमेशा देखते हैं कि कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप इसका स्क्वायर करके इसका इक्वल कर दो, या आप रेशियो निकाल लो। अगर रेशियो भी आपका ट्रिपलेट बन रहा है तो आपका ये भी ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, अगर मैं रेशियो देखूँ तो 3 रेशियो, अगर मैं 12 से क्या 120 से डिवाइड करूँ, ये आ गया, तो मुझे पता है ट्रिपलेट है। तो मुझे इसका एरिया पता चल जा रहा है और मुझसे पूछ क्या रहा है, इट्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर्ड फील्ड, मतलब एक स्क्वायर फील्ड के एरिया के बराबर है। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू 360 इंटू 480, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस की तरह काम करेगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा। तो ये मेरा एरिया हो गया। और अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो ये एक स्क्वायर फील्ड के एरिया के इक्वल है, और स्क्वायर का ही साइड बताना है। तो हमें पता है साइड का स्क्वायर होता है ए, मैंने मान लिया, और मुझे इसी ए की वैल्यू बतानी है। तो मुझे ये तो दिख रहा है 6 का स्क्वायर है, और ये 2 जीरो मुझे दिख रहा है 10 का स्क्वायर है, मतलब 6 इंटू 10 तो मैं ऐसे ही हटा दूंगा, मैं स्क्वायर रूट कर चुका हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मुझे एक 24 बचता हुआ नजर आ रहा है, 24 को मैं 6 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और 4 को भी अगर मैं बाहर निकालू तो 2 बच जाएगा मेरा, और यहाँ पे रूट 6 बच जाएगा, तो ये मेरा ए आ जाएगा। तो देख लो कितना आ रहा है, 120 रूट 6 आ रहा है। समझ गए? अब आ जाओ अगला क्वेश्चन करो। अब मुझसे कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ए प्लस बी। अब एरिया, अब इससे आसान कोई क्वेश्चन है भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, हाफ d1 इंटू डी टू किया, और d1 d2 बराबर है वहां पे स्क्वायर में। द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 एंड इट्स एरिया इज 84। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की वैल्यू मुझसे 84 दे रखी है, तो बेस इंटू हाइट की जो वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं खोल के लिख लेता हूँ ना, क्योंकि वो ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंस मतलब बी और एच को मैं गेस करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं खोल लेता हूँ। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो 7 तिरिक 21 इंटू चौक, मतलब 2 इंटू 2 अगर मैं कर दूँ, और यहाँ पे एक 2 और आ जाएगा, क्योंकि 84 इंटू 2 है, तो ये मेरा आ गया। अब मैं ऐसी वैल्यू गेस करूँ ना कि जिससे मेरा क्या आ जाए, मेरा एक 17 डिफरेंस आ जाए। तो देखो 17 डिफरेंस आ रहा है, तो मेरे एक ऑड वैल्यू आनी चाहिए। तो एक वो ऑड वैल्यू को यहाँ पे रखने, बाकी हम एक बार देख ले, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, तो 24 इंटू 7 आया। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इन दोनों का डिफरेंस भी 17 है। या तो आपको समझ में आ गई, मतलब एक की वैल्यू मेरी 24 है लेंथ की, ब्रेथ की या हाइट की, और एक की वैल्यू 7 है, और मुझसे पूछा है पेरीमीटर। और मुझे क्या पता है, मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और आपको पता है दिख रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो मुझे दिया ही है, तो मुझे एक 7 पता है, एक 24 पता है, तो मुझे पता है ये 25 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है। तो बस मुझे निकाल लो। तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे 25 दूना 50 में मान लेता हूँ, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। समझ गए? अब आ जाओ। इन अ ट्रायंगल ABC, लेंथ ऑफ साइड AC इज 4 सेंटीमीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड AB। ठीक है, और जो लेंथ ऑफ द BC इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड AB। तो यहाँ पे मुझे दोनों जगह AB दिख रहा है, तो मैं एक को AB मान लेता हूँ। अब जो मेरी एक साइड है वो 2AB प्लस 4 दी है, और जो मेरी दूसरी साइड है वो मेरी 3AB माइनस 4 दी है, 3AB माइनस 4 दी है। ये तीनों साइड दी है, और मुझे पेरीमीटर भी दिया है 60, मतलब इन तीनों का सम जो है वो 60 है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6AB इक्वल्स टू 60, मतलब AB इक्वल टू 10 दिया है मुझे, ये मुझे 24 दिया है, और ये मुझे 26 दिया है। अब मुझे ये बात भी दिख रहा है ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है। मुझसे पूछा गया है, एरिया पूछा है, तो मुझे पता है हाफ इंटू दिस इंटू दिस, तो हाफ इंटू दिस करूंगा 12 हो जाएगा, 12 इंटू 10 120 हो जाएगा, तो ये मेरा एरिया हो जाएगा। मतलब आपको लैंग्वेज देख के डर लग सकता है, लेकिन लैंग्वेज से नहीं घबराना, और लैंग्वेज से कब नहीं घबराओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे और आप क्वेश्चन को खुद पढ़ोगे। ठीक है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज इतना। ठीक है, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 1/6 ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड एंड लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट 30 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मुझे स्क्वायर फील्ड की एरिया दी है, और एक मुझे दिया है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ब्रेथ कुछ होगी ना, उसका एरिया मुझे निकालना पड़ेगा, और फिर उसका कॉस्ट ऑफ लेवलिंग करना है। मतलब जैसे पार्क में क्या होता है ना, आप देखो कोई भी जमीन है ना, जैसे आप घर ही बनवा रहे हो, तो आप कहीं जमीन ले तो जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़ हो सकती है, तो उसको बराबर करते हो, तो पर मीटर स्क्वायर जो बराबर करने का वो 30 रुपए है। तो टोटल बराबर करने का पैसा कितना लगेगा? मेरे ख्याल से लेवलिंग का मतलब वही होता है। अगर मैं हिंदी में पढ़ूँ तो हिंदी में क्या लिखा है, पार्क की चौड़ाई और उसकी लंबाई इतनी। अच्छा इसका हिंदी, अच्छा हिंदी आ नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दिया मतलब। ठीक है, अब आ जाओ ध्यान से देखो।
तो अगर मुझे साइड निकालनी हो इस स्क्वायर की तो मैं ऐसे निकालता हूँ और ये मेरा 4 2 आ सकता है या 4 8 आ सकता है। अब इस केस में मैं 45 का एक बार निकाल लेता हूँ क्योंकि 45 का सोचना आसान होता है। तो ये 25 और ये 20 तो मुझे पता चल गया 42 का है, मतलब मुझे साइड से 42 पता चल गई ना, साइड मुझे 42 पता चल गई स्क्वायर की। अगर आपको नहीं पता स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं तो आप कहीं देख लो, या मैंने भी किसी लेक्चर में आपको बता रखा है, शायद ज्योमेट्री वाले लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, तो मेरा 42 निकल गया साइड। मुझसे कह रहा है जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर पार के 1/6 है इस साइड के, मतलब ये 1/6 का कितना हो जाएगा 7 मेरा क्या है, ये ब्रेथ है किसका, रेक्टेंगुलर पार का। और जो लेंथ है 4 टाइम्स है, मतलब लेंथ मेरी 28 होगी। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ अ पार्क एट 30। तो मुझे क्या करूंगा, पहले एरिया निकालूंगा और फिर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं एक बार यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 0 आएगा, तो इन दोनों में ऑप्शन है। अब मैं सेकंड यूनिट डिजिट निकालूंगा, तो 8 3 24 और 4 7 चौक 28, तो मेरा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, अब आ जाओ। अब देखो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, मतलब यहाँ पे मुझे एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि टाइल लगा रहे हैं ना, टाइल लगाने में मेरा एरिया निकलता है। ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 9100 एट 65 पर मीटर स्क्वायर, मतलब टोटल जो रुपए लगा मेरा वो मुझे 9100 लगा ना, और 65 पर मीटर स्क्वायर लगा रहा था, जो भी लगा रहा था 65 पर मीटर स्क्वायर लगा रहा था और मुझे 9100 लगा। तो मैं इससे एरिया निकाल सकता हूँ कि कितना एरिया लगा, क्योंकि देखो 65 रुपए पर मीटर स्क्वायर लगा और टोटल मेरा 9100 रुपए लगा, 9100 रुपए लगा। तो यहां से मैं डिवाइड करके मुझे रूम की एरिया पता चल जाएगी। तो एरिया क्या है, आपको ये 700 दिख रहा है, आपको ये कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, और यहाँ से आपको 140 दिख रहा है, ये मेरा रूम का एरिया निकल गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर इज इतना। तो इसको मैं 7x मान सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे एरिया निकालना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आपको भूलना नहीं, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो 35x स्क्वायर की वैल्यू 140 दे रखी है, आपको ये 4 दिख रहा है, आपको x की वैल्यू 2 दिख रही है, मतलब ये जो है ये 14 और ये आपका 10 था। मुझसे पेरीमीटर पूछा है तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे पेरीमीटर 28 20 आपका 48 होता है। समझ गया, 12 + b। अब आ जाओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। मतलब एक स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर गलत बन गया थोड़ा बेकार सा। अब देखो मुझसे कह रहा है एक स्क्वायर है और इसके जो वर्टिसेस पे है ना एक सर्कल है। तो ठीक है, सर्कल थोड़ा बेकार हो गया, समझ जाओ। ठीक है, इसके वर्टिसेस पे सर्कल है और उसकी रेडियस 5 है। अच्छा रेडियस 5 है तो ये डायमीटर तो 10 हो जाएगा। आपको एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पे आप समझ लो। जैसे अगर ये स्क्वायर है, इसका अगर साइड ए है तो इसका जो डायगोनल होगा वो a√2 हो जाएगा, इतनी बात आपको पता है। अगर आपको इसका, अगर इसके डायगोनल की वैल्यू आपको a दी है ना तो ये a/√2 हो जाएगा। आपको बस इतनी बात याद रखनी है, जिससे आप बेसिकली थोड़ा क्विक करो हर चीजें। जैसे अगर यहाँ पे मुझे 10 दिया था ना तो मुझे पता चल गया कि भाई ये 10/√2 होगा और मुझे इसी का एरिया पूछा है, तो आपका 10/√2 का जो स्क्वायर होगा 100/2 हो जाएगा, तो ये आपका 50 हो जाएगा। मुझे स्क्वायर का एरिया बताना था तो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज इतना, और मुझे ये पता है ये 42 का स्क्वायर होता है क्योंकि मैंने पीछे निकाला। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें सेम है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, डू इट योर सेल्फ। समझ गए, सेम क्वेश्चन है, सेम मतलब सेम नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई है बस, तो आप इजीली कर सकते हो खुद से। लेंथ ऑफ ईस्ट साइड ऑफ रोम्बस इज 13, मतलब जो रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, एंगल 90 जरूरी नहीं है, तो ये 13 है। और मुझे कह रहा है वन ऑफ द डायगोनल इज 24, मतलब एक डायगोनल मेरा 24 दिया है और मुझे क्या बताना है, एरिया बताना है। तो हाफ d1 × d2 होता है, तो मुझे दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालूंगा, देखो अगर मैं इस डायगोनल को जोड़ूं तो मुझे पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, तो ये 24 है तो 12 हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो ये मुझे पता चल गया ये भाई 5 हो जाएगा। और अगर ये 5 है तो इसकी जो दूसरी डायगोनल हो 10 हो जाएगी, तो हाफ × d1 मेरी 24 थी और d2 मेरा 10 आ गया, 120 आ गया। समझ गए, आसान है। ठीक है, मतलब आपको बस एक बार पेन उठा के कंस्ट्रक्शन करना है, आपको क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आ जाओ, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज सेम एज दैट ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट विद साइड 35 से 15। तो 35 15 का कितना हो जाएगा, 50 हो जाता है, और 50 × 2 आपका 100 हो जाता है, और 100 हो गया तो आपका जो 100 पेरीमीटर है ये आपका 4 × साइड के तो बराबर होता है, तो आपसे साइड ही पूछा है तो 25 हो गया। ओरली वाले क्वेश्चन सही है।
इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल इज 50 यूनिट्स एंड इसकी एरिया 150 है, और तो मतलब बेसिकली 50 यूनिट है और एरिया 150 है, ठीक है। अगर इस आप बताओ, अगर इसका पेरीमीटर 50 है तो 2l प्लस बी ही तो 50 दिया है, तो l प्लस बी मेरा 25 हो गया। और अगर मैं यहाँ से l इंटू बी की वैल्यू 150 गेस करने की कोशिश करूँ तो मुझे दिख रहा है ये 15 और 10 हो जाएगा आराम से, जो सेटिस्फाई कर रहा है 15 और 10 मेरा लेंथ ऑफ ब्रेथ हो गया। मुझसे पूछा है शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड ये है, 10 मेरा आंसर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इतना एंड इतना, एरिया बताना है हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो आपका 16 और छक्का 96 हो जाएगा। अब आ जाओ, अब देखो मैं आपको देखो द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रेशियो मुझे दिया है, मतलब ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो दिया है 1/3 इंटू 1/5 इंटू 1/6। तो इसके पहले मैं इसको सीधा सीधा रेशियो लिख लेता हूँ। तो सीधा सीधा रेशियो लिखने के लिए मुझे इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 3 इंटू 5 इंटू 6 आएगा, क्योंकि कुछ भी इसमें प्राइम फैक्टर्स है ना बेसिकली। अच्छा नहीं, इसमें अच्छा ठीक है 6 इंटू 5 आएगा, लेकिन आप 3 इंटू 6 इंटू 5 मानो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 30 आ जाएगा, आपका ये 36 18 आ जाएगा, और ये आपका कितना है 15 आ जाएगा। बेसिकली मैंने इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को, और इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि 6 से 6 चला जाएगा, आपका 3 और 5 बचेगा। ऐसे है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इसको भी थोड़ा सॉल्व करना चाहूँ तो 10 6 5 बन जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो रेशियो दिया है ना, इसको मैं x मान लूँ, वैसे x मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब पेरीमीटर इक्वल कर रहे हैं। अगर मैं एरिया निकालता ना, एरिया, तो वहां पे मुझे x मानना पड़ता, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे पेरीमीटर बताया 147 है, तो मतलब आपको इन तीनों का सम ही तो पेरीमीटर होगा। तो 10 21 का मान आपको 147 दिया है, मतलब एक का मान आपको कितना दिया है 7 दिया है, एक का मतलब 7 है, और आपसे स्मॉलेस्ट साइड पूछा है, स्मॉलेस्ट साइड आपकी 5 है, तो 7 25 हो जाता है 35। समझ गए? अब आ जाओ, मुझसे कह रहे हैं एक आवर एंड है, मतलब जो घंटे की सुई होती है, जो आपके घर में घड़ी है उसमें जो घंटे वाली सुई है ना, वो 4 घंटे मूव कर रही है। आपको मैं उससे पहले एक बात बता दूं कि जो भी हमारा ये होता है ना, ये 12 हिस्सों में इक्वली डिवाइड, जैसे सारे डायगोनल्स में बना दूं ना, तो ये 12 इक्वल भागों में इसको डिवाइड करता है, और टोटल 360 होता है। तो 12 से डिवाइड कर दो, आपका एक हिस्सा जो होता है 30 डिग्री एंगल बनाता है, जो मैं आपको फिगर में दिखाया हूँ, जिससे आपकी जो कंफ्यूजन अगर हो तो दूर हो जाए, ठीक है। और आपको एक चीज पता चल जाए कि जो एक हिस्सा होता है, जैसे 1 से 2, 2 से 3 जा रहा हूं, तो 30 डिग्री होता है, ठीक है। द आवर एंड मूव्स थ्रू 4 आवर्स एंड हैज अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया राउंडेड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द सेक्टर। ऑफ सेक्टर का एरिया तो आपको निकालनी आती है, और आपसे कह रहा है 4 घंटे, 4 घंटे में ये सपोज ये यहां से यहां चला जाएगा, मतलब 30 इंटू 4 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आपको 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 6 निकालना है, तो आप ये इजिली निकाल सकते हो, कैलकुलेशन है ओनली। अब आ जाओ, द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 5:4, मतलब 2 सर्कुलर पाथ है, तो 2πr1 अपॉन 2πr2 की वैल्यू ही मुझे 5/4 दी है। तो आपको देखो यहां से r1/r2 की वैल्यू 5/4 दिख रही है। अब देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये सर्कुलर पाथ कुछ ऐसी बात हो रही है मेरी, ऐसी बात हो रही है, तो आपको R1 और R2 का जो रेशियो निकला वो 5:4 निकला है। और आपसे जो कह रहा है, जो पाथ है, इस पाथ की बात हो रही है, इस पाथ की बात हो रही है। यहाँ पे जो पाथ की चौड़ाई है वो मेरी 50 मीटर है, मतलब ये मेरा 50 मीटर है, 50 मीटर है ना, 50 मीटर है। आपको पता है ये 4 है और ये 5 है, मतलब रेशियो में 4 5 है, तो ये तो 1 हुआ, और इस 1 का मतलब मुझे 50 दिया है, तो मुझसे इनर रेडियस इस 4 का मतलब पूछा है, तो 1 का मतलब 50 हो, तो 4 का मतलब तो 200 होगा। रेशियो में आपने ये तरीका पढ़ा होगा, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे मेरा 4 का मतलब 200 होगा, तो 200 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एक वायर है और साइड उसकी 11 है, मतलब टोटल उसका पेरीमीटर 44 हो जाएगा, क्योंकि 11 इंटू 4। अगर उसको हम सर्कल के फॉर्म में बेंड कर देते हैं, जैसे अगर कोई एक स्क्वायर है, उसको हम खोल के ना फिर हम सर्कल की तरह उसको बेंड कर दे रहे हैं, तो उसका रेडियस बताना है। मतलब आप एक बात होंगे, एक स्क्वायर है, इसको मैं सर्कल में बेंड कर दिया, तो जो इसकी लेंथ है वो तो इक्वल होगी, मतलब जो 44 है इसके सर्कमफ्रेंस का इक्वल होगा, 2πr इक्वल टू 44। और आपको दिख रहा है ये 2π जो बन रहा है, यही तो आपका 44 है, तो आपकी r की वैल्यू 1 आ गई।
अच्छा ठीक है, अब मुझसे इट इज, अच्छा ठीक है, अब वायर इज इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद साइड 11 तो 44 हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पाई, अरे यार 7 भी तो है नीचे ना, तभी तो 22/7 है ना, तो आपका 22 × 2 44 हो गया, तो आपकी इसकी लेंथ 7 हो जाएगी, तो रेडियस आपका 7 हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ 1 कैसे आ रहा है। ठीक है, अब अगला आ जाओ। अ सर्कुलर क्लॉक हैज अ आवर एंड ऑफ लेंथ 6 इंच, और देखो हमें डिस्टेंस बतानी है, यहाँ पे हमें आर्क लेंथ बतानी है, यहाँ पे हमें एरिया नहीं बताना है कि वो एरिया कितना कवर कर रहा है, मुझे बताना है ये कितनी लेंथ चला, मतलब अगर ये सुई जो है ना यहाँ से यहाँ गई है तो मुझे बस इसकी लेंथ बतानी है, आर्क लेंथ। और मुझे 9 से 3 जा रहा है, 9 PM, जैसे अगर सर ये है तो ये 9 PM होता है, ये 3 PM होता है, 3 AM होता है, तो ये मुझसे 180 डिग्री पूछा है, तो 180 डिग्री बाई 360 इंटू 2πr, 2 इंटू 22/7 को पाई ही लिखा है, इंटू आर, आर कितना है मेरा 6 है, क्योंकि उसकी लेंथ 6 है सुई की। अच्छा देखो सुई की लेंथ 6 है तो यही तो रेडियस कहलाएगा, तो 6 हो गया, तो मेरा ये 2 से 2 चला गया, मेरा 6π आंसर आ जाएगा, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर ये वाला क्वेश्चन करें हम, तो द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इंक्लोज बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 264, ठीक है, और द यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 3 मीटर, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है, एरिया पूछा पाथ का एरिया, ठीक है। तो बेसिकली हमसे कह रहा है ऐसा कोई पाथ है सर्कुलर पाथ ना, जिसमें मुझे इनर सर्कमफ्रेंस, इसका जो सर्कमफ्रेंस अंदर वाले सर्कल का दिया है वो 264 दिया है, ठीक है, और मुझे ये 3 दिया है, और मुझे इसका एरिया पूछा है, इस मतलब इस पाथ का एरिया पूछा है, तो पहले हमें इनर रेडियस निकालना पड़ेगा। तो इनर रेडियस क्या होगा, 2πr = 264 दिया है अगर मुझे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r = 264 दिया है, तो ये मेरा 1 और 2 बार जाएगा, ये मेरा 6 जाएगा, और रेडियस मेरा 42 निकल के आ जाएगा। देखो अगर ये 42 है तो बाहर वाले की रेडियस 45 हो जाएगी, और अगर मुझे इस पाथ का एरिया निकालना है तो मैं बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो πr² माइनस πr², छोटे वाले एरिया का माइनस करूँ, तो पाई को कॉमन ले लेता हूँ, पाई कॉमन आ गया मेरा, और मेरा बड़े वाले सर्कल का जो एरिया होगा वो मेरा कितना हो जाएगा 45 का स्क्वायर, और छोटे वाले का 42 का स्क्वायर। तो मैं इसको ना इसका स्क्वायर नहीं खोलूंगा, मैं सिंपल क्या करता हूँ, वैसे मुझे स्क्वायर भी खोल सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे यार इसकी वैल्यू पता है, याद हो गई है 1764 होती है, और इसका भी मुझे पता है 2025 होता है, और 22/7 कर दो, तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ। अदरवाइज आप इसको क्या करोगे, मुझे इसलिए याद होगा ना क्योंकि हमने ऊपर 2 क्वेश्चन किए जिसमें 42 का स्क्वायर मुझे पता था, 45 का भी पता है, तो इसलिए मैंने कर लिया। आप कैसे करना, आप इसको 22/7 इंटू a² माइनस b², तो a प्लस बी a माइनस बी करना, तो अगर आप a प्लस बी करोगे तो आपका 87 हो जाएगा, और a माइनस बी करोगे तो आपका 3 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, देखो द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर लॉन इज, इतना पेरीमीटर में दिया, मतलब सर्कमफ्रेंस दिया है बेसिकली, देयर इज 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन, द एरिया ऑफ द पाथ। अब इसमें तो आपको इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है हर चीज, ठीक है, ये आप कर लोगे, ये आप आराम से कर लोगे। ऊपर वाले सेम, हमें यहाँ पे भी एरिया निकालना है पाथ का, ऊपर भी एरिया निकालना था पाथ का, इसको आप खुद करोगे, ठीक है। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ इंक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इतना मतलब यहाँ पे मुझे ना πr² माइनस r² की वैल्यू मुझे दी है 3080, और मुझसे इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द आउटर एज एंड द इनर एज, ठीक है, मुझे r1, मुझे r माइनस r की वैल्यू भी दी है मुझे 10, और मुझे r प्लस r की वैल्यू बतानी है। तो आपको ध्यान से देखो, ये जो है ये आपका r माइनस r और ये r प्लस r ही तो है, ये 3080 हो गया, आपको इसकी वैल्यू दी है 10, तो आपका ये 0 से 0 चला जाएगा, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब इसमें आप 7/22 कर दोगे बस, अगर पाई को हटा दूं मैं तो, और आपकी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो आप इसको 22, 1 और 4 से काट सकते हो, और 14 सत्ते कितना होता है 49 इंटू 2 98, 49 इंटू मैंने, क्योंकि मैंने इसको 7 इंटू 2 के फॉर्म में देखा, और 7 सत्ते 49 होता है, और इंटू 2 कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें अब, तो मुझसे कह रहा है स्क्वायर हैज अ पेरीमीटर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 7, मतलब मुझसे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, मतलब ए मान लेता हूँ अगर मैं, तो ये मुझे कह रहा है 11, मतलब साइड मुझे 11 आ गई। अब मुझसे पूछ रहा है रेशियो बताओ एरिया का, सर्कल और स्क्वायर का, तो सर्कल का क्या हो जाएगा πr² 22/7 इंटू 7 इंटू 7 रेशियो 11 इंटू 11, ठीक है। तो ये देखो आपको दिख रहा है, और ये आपका ये चला जाएगा 2, तो 14 रेशियो 11 आ जाएगा। अब बताओ कितना सिंपल था, 14 रेशियो 11।
अब आ जाओ अगला क्वेश्चन आ जाओ। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 25.7 और मुझे डायमीटर बताना, तो आपको पता है कि हमने निकाला था, अगर मुझे सेमी पेरीमीटर का निकालना है, जैसे सेमी पेरीमीटर ये होगा तो आपका ये तो पाई आर हो जाएगा क्योंकि 2 पाई आर का आधा है और ये आपका क्या है 2 आर है। मतलब आपका पाई आर प्लस 2 आर को अगर मैं ध्यान से लिखूं तो आपको आर और ये 22/7 प्लस 2 इक्वल्स टू मुझे दिया है 25.7। मुझे आर की वैल्यू बतानी है तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो, 7 दूनी 14 और 14 इसमें ऐड करूँ तो 36/7 × 25.7 मेरा आर है। तो मेरा दिख रहा है ये 9 से क्या चला जाएगा, 9 से तो नहीं जा रहा, 14 4 2 6 2 1 3, ठीक है ठीक है। तो किससे जाएगा ये 5 2 7 7 14 अप्रॉक्सीमेट। अच्छा मैंने गलती क्या की, मैंने गलती की ना, यहाँ पे 3.14 का है, तो जहाँ पे आपको पाई की वैल्यू देना आपको उसी हिसाब से लेना, वरना आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो आर और यहाँ पे आपका 3.14 प्लस 2 5.14 हो जाएगा और 25.7 हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ तो ये मुझे दिख रहा है कि 5 बार में चला जा रहा है, क्योंकि देखो ना 14 25 70 होता है, 5 5 25 होता है, तो 5 बार में चला गया। तो आर की वैल्यू मेरी आ गई 5, ठीक है। और मुझसे पूछा डायमीटर, तो डायमीटर मेरा 10 हो जाएगा। तो समझ गए, इससे आपको ये बात सीखनी है कि पाई की वैल्यू जो दी है आपको वही लेनी है। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं दी तो वहाँ पे आप 22/7 लोगे, अगर आपको पाई की वैल्यू दी है तो आप वही लोगे जो दी है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मुझे पाई की वैल्यू 22/7 दी तो मुझे 22/7 ही लूंगा। व्हाट द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 784। अच्छा 784 से मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं इसका ये करूँ तो 25 से तो ज़्यादा होता है और मुझे समझ गया 28 का ही होगा ये। अगर आपको याद अच्छी बात है, वरना मैं तो ऐसे भी कर लेता हूँ 28, ठीक है 28 का हो गया। अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर सर्कमस्क्राइब नहीं इंस्क्राइब है, अगर सर्कमस्क्राइब होता तो इसकी बात होती, यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है। तो मुझे यहाँ पे 28, ये 28 दिया है तो इसका रेडियस 14 हो जाएगा और मुझे बताना क्या है, इसी का एरिया बताना। तो आपको रेडियस पता है, पाई आर स्क्वायर से निकाल लेना। यहाँ पे तो यूनिट डिजिट से भी आ जाएगा। अब आ जाओ, द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क इज इतना, देर इज 3.5 मीटर वाइड पाथ अराउंड द पार्क, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। अब इसमें भी आप निकाल लोगे इजीली, आप पाई आर स्क्वायर से 12474 से आप यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद आपको सिंपल वही आर की वैल्यू निकाल लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप a प्लस बी, a माइनस बी करोगे तो आपका 2r प्लस 3.5 बन जाएगा और आपका 3.5 बन जाएगा। बस आपको आर की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर निकल जाएगा। बेसिकली कैलकुलेशन थोड़ी होती है। और एक बात और है, जब भी कैलकुलेशन किया करो ना तो थोड़ा आराम से किया करो, अच्छे से ना, क्योंकि आप बाकी क्वेश्चन तेज करोगे आपको समय मिल जाता है, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह अच्छी तो स्पीड अच्छी हो जाती है। तो मैं बेसिकली मेंसुरेशन में बहुत ही ध्यान से करता था, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया ना तो आपको जो समय लगा है 40-45 सेकंड जो लगा है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन हमेशा मेंसुरेशन का क्वेश्चन कैलकुलेट होता है, बाकी क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होते। तो आपको उस वक्त कैलकुलेशन अच्छे से करना है। या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन उसका मैं तरीका बताऊंगा, उसमें ना अप्रोक्सीमेशन वगैरह सब आराम से आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे ये पहिया है, तो अगर ये एक चक्कर लगा रहा है ना, एक चक्कर में अगर कितनी दूरी तय कर रहा है, तो आपको दिख रहा है अगर ये यहाँ पे टच कर रहा है तो अगर एक चक्कर लगा के यहाँ पहुंचेगा ना, अगर ये जो पॉइंट है ना, अगर ये यहाँ पे दोबारा टच करेगा ना तो ये एक राउंड घूम चुका है। मतलब अपने इस बॉडी को टच करते करते वो एक राउंड घूम चुका है। मतलब एक राउंड में ना ये अपने सरकमफ्रेंस जितना ही एरिया कवर करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो बस वही चीज है। तो मतलब एक राउंड में, वन राउंड में ये आपका 2 पाई आर कवर करेगा। आपको ये बात समझनी है रेवोल्यूशन में। अब आ जाओ, आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है हम इसको देखते हैं। तो हमसे कह रहा है अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर इन वन राउंड। बेसिकली मतलब 2 पाई आर की वैल्यू आपको दी है 1100, मुझसे डायमीटर पूछा है, मतलब 2r की वैल्यू पूछा है। मतलब सिंपल में पाई से डिवाइड कर दूंगा अगर इसको, तो आपका 22 × 7 हो जाएगा। आपको ये चला गया 2 700 350 सेंटीमीटर मेरा आ गया, क्या रेडियस आ गया। अच्छा रेडियस नहीं, डायमीटर ही आया, डायमीटर ही निकाला मैंने, ठीक है 350 आ गया। तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा तो कह रहा है एक सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और रोल्स डाउन अ लेंथ ऑफ इतना, मतलब इतनी दूरी तय कर रहा है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो आपको एक बात समझ में आई होगी, अब तो मैंने पिछले जो रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन बताया, तो जितनी दूरी तय किया है उसको अगर मैं उसके सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दूं ना, तो मेरा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पता चल जाएगा कि नहीं।
अगर मैं इस केस में देखूं तो पहले तो मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस यहाँ से निकलेगा, पाई आर स्क्वायर की मुझे वैल्यू दी है, पाई से पाई गया, आर की वैल्यू मेरी 0.8 आ गई। इतना आपको समझ में आ गया। अब मुझे इसी में पुट कर दूं मैं वन, इसको मैं क्या करूं मीटर में चेंज कर लूं क्योंकि ये मेरा मीटर में दिया हुआ है। तो 1408/2 इंटू 22/7 इंटू इसको मैं 8/10 लिख देता हूं। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ, देखो इसमें वैल्यूज कट जाएंगे, तो ये मत सोचो कि वैल्यू कटेंगे नहीं, आप इसका इजीली कट जाएगा। आपको देखो यहाँ पे ये 11 से भी, जहाँ तक मुझे पता है 11 से कट रहा है, तो आप देखो 11 से कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और आप ऐसे इसको, आपको 8 से भी कट जा रहा है वो, ठीक है, तो आप कर लोगे। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, ठीक है, मुझे रेडियस दिया है 42, और डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट। तो इतना आसान क्वेश्चन, मतलब बेसिकली आप कोई भी सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है ना, सर्कुलर गार्डन, आप एक बार चक्कर लगाओगे तो 2 पाई आर है, तो चक्कर लगाओगे, और आपसे 8 बार चक्कर लगाना, तो आपको ये दूरी नहीं पता चल पाएगी, तो आप इसको ऐसे निकाल लेना। द एरिया ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन, मुझे हेक्सागन का एरिया दिया है, मुझसे क्या बोलते हैं फेंसिंग, फेंसिंग मतलब होता है उसकी बाउंड्री पे हम उसको घेर रहे हैं, वैसे फेंसिंग मतलब होता है घेरना। जैसे वही जो आपको शुरू में एग्जांपल दिया कि आपको कोई प्लॉट आपको घेरना है किसी फेंसिंग वायर से, तो उसको ही फेंसिंग बोलते हैं। तो फेंसिंग मतलब उसका घेराव करना चारों तरफ से, ठीक है। तो मुझे इसके लिए आपको पता है कि अगर रेगुलर हेक्सागन है तो उसकी 6 साइड्स होंगी, और साइड का मुझे अगर वैल्यू पता चलेगा तो 6 इंटू साइड मेरा हो जाएगा उसका पेरीमीटर, उसको मैं इससे अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा जो पर मीटर मुझे दिया है, तो ये मेरी हो जाएगी वैल्यू। लेकिन मुझे यहाँ पे साइड ही नहीं पता है, तो साइड कैसे निकालूंगा, मुझे पता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो 6 इंटू 6, अरे यार सॉरी, साइड करूंगा ना यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर करूंगा, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2400√3, आपका इससे ये चला गया, आपका इससे आपका ये 4 चला जाएगा, और आपको दिख रहा है ए की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी। आपको 40 को इसमें डाल देना है और आपको इसकी वैल्यू निकाल देनी है। मेरे ख्याल से आप यूनिट डिजिट से भी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखना। अब जो क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यार, आसानी है, बस आपको एक बार पेन उठाना है। अगर आप पेन उठा के बिना ऐसे सोच रहे हो तो आप नहीं सोच पाओगे, पेन उठाओगे जैसे ही तुरंत क्लिक कर जाएगा। जैसे अगर मैं आपको इसकी बात करूं, मुझे शेडेड रीजन का एरिया बताना है, तो मैं ध्यान से अगर देखूं, तो अगर मैं इसको एक ट्रायंगल बना दूं, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये मेरा बन गया ट्रायंगल। अब आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये भाई ये साइड और ये साइड दो तीनों रेडियस है, ये आर 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 है, तो मेरा 2r ही तो साइड है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री है, समझ गए, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, तो ये मुझे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल है, इसके एरिया में निकाल लो, और इसके एरिया में से अगर मैं इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, ये जो सेक्टर दिख रहा है मुझे, इन दोनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, तो मेरा ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो बस वही करना है मुझे। अब देखो, अगर मैं इसका, मुझे कोई वैल्यू दी है क्या, रेडियस मुझे a दिया है, तो मेरा ये 2a हो गया, ये 2a हो गया, ये मेरा 2a हो गया। और आपको पता है अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगा, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, मतलब मुझे 120 फ्रैक्शन का एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, ये मेरा इन तीनों सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। और मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा अगर, तो मेरा √3/4a स्क्वायर, मतलब ए मतलब 2a, क्योंकि ये 2a है, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, मतलब मेरा √3a स्क्वायर माइनस 1/3 पाई a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू कहीं आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो, तो मुझे √3a स्क्वायर तो पहले मुझे दिखे, तो मुझे √3a स्क्वायर मुझे सिर्फ इसी में दिख रहा है, और साथ में मेरा, अच्छा ये 180 है, एक मिनट, ये 180 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 है, तो पाई a स्क्वायर बाई 2 भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है, और √3 स्क्वायर भी मेरा यहाँ पे दिख रहा है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा। अब आ जाओ, अब ये क्वेश्चन, मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं लगाए थे ना, क्योंकि मुझे ना ही मॉक में, मैंने मेंसुरेशन का कभी भी PYQ भी नहीं लगाया, मैंने सिर्फ मॉक से प्रैक्टिस की, और मॉक में मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते थे। और अगर आप में से भी किसी की 9th-10th की मैथ काफी अच्छी रही है ना, तो आपको मेंसुरेशन, देखो मेंसुरेशन में कोई ट्रिक नहीं है ना, बेसिकली मेंसुरेशन हो गया या ज्योमेट्री हो गया, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि आप कोई ट्रिक से क्वेश्चन को जल्दी लगा दो ना, इसमें नॉर्मल चीजें ही हैं। और आपका जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसमें हम बहुत सारी चीजें को बहुत ही आसानी से कर देते हैं, अगर ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी है, जो कि मैंने बता रखा है, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और ज्योमेट्री वगैरह में सिर्फ थ्योरम्स हैं, आपको अगर
वो कॉन्सेप्ट पता है, वो रिजल्ट पता है तो आप कर पाओगे, नहीं है पता है नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ है। अब ये क्वेश्चन मैं देख रहा था, मैं कल ही देखा पहली बार इस क्वेश्चन को, इसके पहले मैंने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो जब तक मैं देख रहा था तब तक मुझे समझ ही नहीं आता कैसे करूँ, लेकिन जब मैंने पेन उठाया तो मैंने 2-3 मिनट लिया, मुझे समझ में आ गया इसको कैसे करना है अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूँ तो। और अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपके दिमाग में क्लिक ही नहीं करेगा, समझ रहे हो। और ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, लेकिन आप इसको, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी ही है, इसलिए आप इसको सीख लो, ज़्यादा बेटर है। वरना मैं आपको सिखाता भी नहीं। अगर जैसे ना, अब देखो ये क्वेश्चन तो आसान है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें बस आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और आप एक बार कंस्ट्रक्शन करना सीख लेना तो अगर ऐसे कोई भी फिगर आएगा ना आप इजीली कंस्ट्रक्शन कर लोगे। तो आपको देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें बनाने की कोशिश करता हूँ अगर बन जाएगा अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ जो मैं आपको ज्योमेट्री में बता चुका हूँ, यहाँ पे अगर 2 सर्कल टच कर रहे हैं ना, अगर 2 सर्कल टच कर रहे हैं तो आपको पता है ये तो टेंजेंट बनता है ना यहाँ पे टेंजेंट, तो अगर मैं इसके सेंटर से ये मैच करूँ तो ये 90 डिग्री बनेगा। अगर इसके सेंटर से यहाँ पे मैच करूँ तो ये 90 डिग्री बनेगा। और जब ये 90-90 बना रहा है तो ये आपका ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। मतलब अगर यहाँ पे 2 सर्कल टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये है अगर 2 सर्कल टच कर रहे हैं, मैं इसके सेंटर से अगर इस यहाँ पे टच करूँ जहाँ पे टेंजेंट है और उससे एक लाइन पास करा दूँ बस ना, तो ये इसके सेंटर से होते हुए ही पास होगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना। बस अब आप देखो ध्यान से, थोड़ा मैं इसका वो कम कर दूं साइज, ठीक है ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, बहुत ही, अब देखो ध्यान से देखना। अब मैं क्या किया, आप देखो अगर ये आपको ये दिख रहा है, आपको अगर ये दिख रहा है, ये चीज अगर आपको दिख रही है, ये चीज अगर आपको दिख रही है तो ये एक क्वाड्रेंट है, मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा है बेसिकली ना, और ये इसका सेंटर है। और आपको जहां भी ऐसे कोई भी फिगर दिखे ना जहां पे 2 सर्कल टच कर रहे हैं ना, बस आपको वही पॉइंट से मतलब वहीं पे कुछ उसी के इर्द गिर्द होगा। तो आप देखो यहाँ पे ये टच कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये यहाँ पे टच कर रहा है, आपको दिख रहा है पूरा टच नहीं कर रहा, आपको यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करेगा और यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करेगा। तो मैं बस यहाँ से इसी पॉइंट को मिलाया, और ये आपको पता है ये सेंटर से होते हुए ही पास होगा। ये बात आपको पता है, अभी मैंने आपको साइड में बताया, ठीक है। तो मुझे क्या दिया है, मुझे इसकी जो ये दिया है मुझे 8 दिया है, तो मुझे पता है ये भी इसका रेडियस होगा तो ये 8 होगा, और मैंने इसके रेडियस को मैंने मान लिया r, मैंने इसके रेडियस को r मान लिया है बस। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे सिंपल परपेंडिकुलर गिराऊं इस पे तो बिल्कुल सिमेट्रिसिटी है। तो अगर ये 8 था मेरा तो ये मेरा हो जाएगा 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे मैच करूं तो आपको ये भी तो 8 दिया है, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी 8 है, तो ये पूरा 8 है। और आपको ये पता है ये जो पोर्शन है ये भी r है, ये वाला जो पोर्शन मैं दूसरे कलर में आपको दिखाऊं, दूसरे कलर में अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज, तो ये वाला पोर्शन भी r है, तो ये r है, और ये पूरा मेरा ये पूरा 8 है, तो ये मेरा पूरा 8 माइनस r हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन जो मैंने अगर दूसरे कलर से आपको दिखाऊं हरे कलर से, तो ये वाला पोर्शन मेरा 8 माइनस r हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये पूरा r दिया है, ये पूरा हिस्सा है ना ये मेरा 8 दिया है, इसमें से मैं इस r को माइनस कर रहा हूं तो ये मेरा 8 माइनस r हो जाएगा। तो बस अब मुझे पाइथागोरस, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये सिमेट्रिसिटी था बिल्कुल, मैं चाहूँ तो इसको कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके 90 निकाल सकता हूँ, लेकिन मतलब नहीं है, इस सिमेट्रिसिटी में ना आपका हमेशा एकदम सिमेट्री हो जाता है, मतलब अपना 90 डिग्री ही बनता है यहाँ पे ऐसी जगह पे, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। अब मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, अब मुझे दिख रहा है, अब मैं पाइथागोरस किस में लगाऊंगा, मैं आपको हाईलाइटर से दिखाऊं, ध्यान से आप देखना, मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में, जिसमें अगर इसकी लेंथ की बात करूं मैं, अगर मैं कोई और कलर लूं, जैसे अगर मैं ब्लू कलर लेता हूं तो ये मेरा 8 प्लस r हो जाएगा। अगर मैं पेंसिल लेता हूं ना, पेंसिल लेने वाला था, ये मेरा 8 प्लस r हो जाएगा, क्योंकि 8 मेरा ये यहाँ पे 8 है यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा r दिया हुआ है, और ये मेरा 8 माइनस r हो जाएगा, और ये मेरा 4 हो जाएगा। तो सिंपल अगर मैं लगाऊं तो मेरा 8 प्लस r का होल स्क्वायर जो होता है, इसको मैं थोड़ा मोटा कर लूंगा, ठीक है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक। अब आप ध्यान से समझना, अब 8 प्लस r का जो होल स्क्वायर है वो मेरा 8 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है। अगर मैं 8 माइनस ठीक है, अगर मैं 8 माइनस r का होल स्क्वायर को मैं इधर भेजूं तो मेरा यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे मेरा इक्वल टू हो जाएगा, तो मेरा माइनस जाएगा, यहाँ पे मेरा इक्वल टू हो जाएगा। तो इसको मैं बेसिकली a प्लस बी ए माइनस बी की तरह लिखूंगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अगर a प्लस बी लिखूँ तो 16, a माइनस बी लिखूँ तो 2r इक्वल्स टू मेरा 16 आ गया। तो यहाँ से मेरी r की वैल्यू हाफ आ गई। मुझसे सिंपल इस छोटे वाले सर्कल का एरिया पूछा था, जिसका मेरा रेडियस जो है, इसका रेडियस ही तो r था, तो मेरा रेडियस निकल चुका, तो पाई r स्क्वायर
22/7 इंटू हाफ आपका ये चला गया, आपका ये कितना आ गया 11/14 आ गया। तो समझ गए ना, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने की देरी थी, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस क्वेश्चन में पहले मैं थोड़ा धोखा खा गया था ना, मुझे लग रहा था ना कि इस शेडेड रीजन मतलब ना इस ट्रायंगल की बात हो रही है, सिर्फ ये जो ट्रायंगल है ना इसकी बात हो रही है ना। तो अगर इस ट्रायंगल की भी बात होती तो भी हम निकाल लेते। कैसे निकालते हैं उसके बाद मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इस ट्रायंगल को शेडेड रीजन कहता है तो मैं कैसे निकालता, इस दो ट्रायंगल का एरिया तो मुझे पता है हाफ ए बी साइन थीटा होता है। अगर ये 150 है तो ये भी 150 हो जाएगा, मतलब 300 तो कवर हो चुका है, 60 डिग्री बचा है तो 60 में भी ये 30 और 30 हो जाएगा। तो हाफ ए बी साइन थीटा हाफ इंटू ए बी कितना हो जाएगा मेरा, सपोज ए दिया है, मतलब सपोज मान लो रेडियस ए है तो ए स्क्वायर और साइन ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू, और ये 2 है, 2 ट्रायंगल है तो इंटू 2 हो जाएगा ये। और मेरा फ्रैक्शन पूछा है तो इसका एरिया अपॉन टोटल पाई ए स्क्वायर, तो ये मेरा फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा, मुझसे बेसिकली ये 2 सेमी सर्कल है, मैं ध्यान नहीं दिया। ये पूरा जो शेडेड रीजन की बात हो रही है ना, ये पूरे सेमी सर्कल के शेडेड रीजन की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, पूरे सेमी सर्कल पूरे सेक्टर की बात हो रही है। तो ठीक है, फिर तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ये 150 है 150 है तो ये दोनों मिला के 60 डिग्री का मुझे फ्रैक्शन बताना है 360 डिग्री में, तो ये 1/6 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। समझ गए, ये इतना आसान क्वेश्चन था। और मैंने इसको ऐड समझा, मैं इसको जब ऐड किया ना तो मैं इसको ये टफ मान के ऐड किया था। मैं इतना आसान होता मैं इसको ऐड भी नहीं करता, मैं इसको टफ समझ के ऐड किया था। लेकिन बाद में जब आंसर नहीं आया, मैंने चेक किया आंसर, तो आंसर में ये आ रहा है। मैं कहा ये कैसे आ रहा है, चलो आ जाओ। अब इसका भी ना मैं आपको, मुझे लगा था ना ये एरिया पूछ रहा है इसलिए मैंने इसको ऐड किया था, वरना मैं इसको ऐड नहीं करता। इसमें पेरीमीटर पूछ रहा है। अब पेरीमीटर में क्या है भाई, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, ये तो बाउंड्री है इसकी। तो बस देखो 3 सेमी सर्कल का बस मुझे निकालना है। मुझसे कह रहा है जो मेरा रेडियस है वो मेरा 6 है, मेरा 6 रेडियस दिया है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। PS इज अ डायमीटर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अगर मुझे ये 6 दिया है, अगर ये मुझे पूरा 6 दिया है और ये तीनों बराबर दिया है, PQ QR और RS बराबर दिया है, मतलब टोटल 12 है और 12 को मैं 4 में डिवाइड कर दूं, मतलब ये मेरा 4 दिया है, ये मेरा 2 दिया है, ये मेरा 2 दिया और ये मेरा 4 दिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे जो तीनों सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस निकालना, मुझे एक बार ये निकालना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, उसका आधा पाई आर होता है। तो यहाँ पे पाई आर में मेरे जो रेडियस है वो 6 है, मतलब 6 पाई हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा ये है, तो अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो इसका जो रेडियस है उसका 4 है रेडियस, 4 नहीं है, 4 ही है, 4 है। तो मेरा ये 4 पाई हो गया, 4 पाई हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, छोटू वाले की बात करूं, तो ये मेरा 2 है इसका, तो मेरा 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया। मतलब टोटल समझ गया ना। मुझे पहले इसका सरकमफ्रेंस निकालना था, इसका सरकमफ्रेंस का जो रेडियस है वो 4 है। एक बार इसका निकालना था, इसका मेरा कितना 6 है। फिर मेरा इस छोटकू का निकालना था, इस छोटकू का 2 है। तो बस यही चीज मैंने ऐड कर दिया, 6 4 12 पाई, 12 पाई को मैंने 22/7 लिख दिया। अब इसको देख लो कैसे लिख सकते हो। इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं 3 + 1/7 लिख दूं, तो मेरा 12 तिहाई 36 और 36 और 12/7 को मैं एक और लिख दूं तो 37 + 5/7 आएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, आ जाओ अगला क्वेश्चन आओ। अब देखो मुझसे कह रहा है ABCDEF, मतलब ABCDEF इसकी बात कर रहा है। ये एक रेगुलर हेक्सागन है जहां पे मुझे साइड 6 सेंटीमीटर दी है। APF QAB, मतलब ये सब भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया तो भाई ये जो साइड है तो ये तीनों साइड तो बराबर हो जाएगी। तो और मैं आपको एक बात और बताया था कि अगर मैं इसके डायगोनल्स को मैच करता हूँ, ये जो आप अंदर हेक्सागन देखो, बस अगर आप हेक्सागन देखो, सिर्फ अगर आप इस हेक्सागन को देख रहे हो, इस हेक्सागन को देख रहे हो, तो मैंने बताया था अगर हम इसके डायगोनल्स को मैच कर देते हैं सारे, जैसे इसको मैच कर दूं, बाकी ये तो मैच ही है, तो ये मेरे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो मुझे यहाँ पे 4 के एरिया बताना है, मतलब शेडेड रीजन का एरिया बताना है। मुझे 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो बताना ही है 4, और साथ में 4 और है यहाँ पे, मतलब टोटल मुझे 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है।
मुझे साइड दे रखी है 6। अब बताओ ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ये देखो लो निकाल दिया मैंने, √3/4 ए स्क्वायर, ए मुझे 6 × 6 और मुझे टोटल कितने हैं 8 बताने, तो ये 2 हो गया, 6 दूनी 12 दूना 24 √3 हो गया। अब बताओ इतना आसान था, अगर इसका साइड 6 से ही दे रखा है, ठीक है 36 और 36 दूना 72 है भाई, क्या कर दिया मैं, 72 √3 हो गया आंसर मेरा। समझ गए, ये आंसर नहीं होगा, 72 √3 होगा। कितना आसान था। तो वो फिगर से नहीं डरना है, आप एक बार करो तो सही। जैसे अगर ये क्वेश्चन मुझे दिया है, मान लो ये क्वेश्चन मुझे दिया है और मुझसे क्या कह रहा है, इसमें मुझे इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है और मुझसे क्या कह रहा है इसमें कि जो सर्कल का रेडियस है 14 √2 दिया है। देखो अब ध्यान से देखो, मुझे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 28 √2 हो जाएगी, ये 28 √2 हो जाएगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा छोटा लिख लूँ इसको, तो ये मेरा 14 √2 है, ये मेरा 14 √2 है, तो टोटल मेरा 28 √2 हो गया। अब ये 28 √2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर ये a है तो ये मेरा a/√2 हो जाता है। तो अगर ये 28 √2 है तो 28 √2/2 हो जाएगा, तो ये मेरा 28 हो जाएगा। और वैसे भी मुझे पता है ना यार, ये अगर स्क्वायर में ये a√2 है तो ये तो मेरा a ही होता है, क्योंकि अगर ये a है तभी तो ये a√2 होता है। तो ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो अगर ये 28 है तो ये तो मेरा 14 हो जाएगा भाई, क्योंकि ये भी तो ये 28 है, इसका आधा ही तो है, ये 14, ये मेरा 14 है। और अगर मैं ये भी तो रेडियस ही है, ये जो मेरे एरो बना रहा हूँ ये रेडियस ही तो है सर्कल की, जो 14 √2 है, ये 14 √2 है और ये मेरा 14 है। तो इस साइड का रेस, इस साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इस साइड की बात करूँ, ध्यान से देखो इस साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर 14 √2 - 14 मतलब 14 √2 - 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब आप ध्यान से देखो, ये 14 √2 - 1 हो गया। अब मैं करता हूँ मेन कैलकुलेशन, देखो ध्यान से, और मुझे इस 4 स्क्वायर का एरिया बताना है। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा 1 स्क्वायर का एरिया हो गया, और मुझे 4 का बताना है। तो 4 × 14 का स्क्वायर 196 और ये 1.414 होता है। तो मैं इसको मान के चलता हूँ, ये 0.414 है, तो मैं इसको मान के चलता हूँ 0.4 आ जाएगा, -1 कर दूंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो मेरा बेसिकली ये कह रहा है 0.414 × 0.414, ये तो निकालना है मुझे। अब ऑप्शन में देखो, तो ऑप्शन में वैल्यूज दूर दूर है, तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ ना, मैं इसको निकालने की, अगर मैं इसको सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट में निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो आपसे दूर, मतलब थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो एक बार अप्रॉक्सीमेशन से निकालने की कोशिश करता हूँ। क्यों, क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर हैं काफ़ी, इसलिए। तो अगर मैं इसको 2 मान लेता हूँ, तो 2 चौक 8, 8 चौक 32 और 32 चौक करोगे तो आपका 120 से ज़्यादा 128 आएगा। तो ये आंसर मैं मान सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मुझे लग रहा है ना, क्योंकि 2 पॉइंट आया है तो यहाँ पे सिर्फ 0.4 और 0.4 को ही लिया है, इसलिए वैल्यू थोड़ी कम आएगी। तो 125 के आसपास यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन से आप कर सकते हो इजीली। अब ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसका ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, हलवा है, ये भी क्वेश्चन हलवा है। अब आ जाओ ध्यान से देखो, ध्यान से। तो मैंने आपको बताया है, पहले बात तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। AB, AE, EF, FG एंड GB आर सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल्स है, ठीक है। इफ AB 56 है, AB 56 है, तो इसको मैं बराबर बराबर में तोड़ लेता हूँ। अगर AB 56 है तो ये आपका 14 14 14 14 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। आपसे इसका एरिया पूछा जो शेडेड रीजन है, तो मैंने आपको बताया ऐसे जब कभी भी सर्कल टच करता है ना, तो जहां पे वो टच कर रहा है बस आपको उसी पे जाना है, जैसे हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, जहां पे टच कर रहा है और जिस सर्कल से टच कर रहा है उसका सेंटर, और जो सर्कल टच कर रहा है उसका सेंटर, मतलब यहाँ पे मैं इसका सेंटर और मैं इसका सेंटर मिलाऊंगा, ये ऐसे मिल जाएगा और ये सिमेट्रिसिटी है तो ये आ जाएगा। अगर मैं, अब मुझे क्या दिया है देखो, ये 14 दिया है तो ये इसका तो ये 7 हो जाएगा ना रेडियस, ये 7 ही तो रेडियस है, और इसका रेडियस मैं r मान लेता हूँ, r, समझ गए। तो ये 7 + r हो गया। अब मैं ध्यान से देखो, ये भी मेरा r है लेकिन उससे मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मैच करूँ, इसको ध्यान से, इसको मैच किया तो मुझे एक बात ये पता है, मुझे देखो ये 14 14 28 है, मतलब ये भी पूरा, जो ये पूरा है ना, अगर मैं इसको हाइलाइटर से दिखाऊं, वो भी अगर मैं येलो कलर के हाइलाइटर से दिखाऊं, तो चलो पेंसिल से दिखा दे रहा हूं, तो ये मेरा 28 है और ये मेरा था r, तो ये मेरा 28 - r हो गया। क्या, ये वाला पोर्शन 28 - r हो गया, और ये वाला पोर्शन 7 है, ये वाला पोर्शन 7 + r है, मतलब एक ट्रायंगल बन गया मेरा, एक ट्रायंगल बन गया जिसमें मेरा ये 7 + r है, ये 28 - r है, और ये मेरा क्या है 7 है। तो यहाँ से मैं नहीं निकाल सकता हूँ, इजीली निकाल सकता हूँ r की वैल्यू, और r की वैल्यू पता चल गई तो शेडेड रीजन की πr², ठीक है। तो मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है
7 प्लस आर का जो होल स्क्वायर होता है माइनस 28 माइनस आर का जो होल स्क्वायर होगा वो मेरा 7 का स्क्वायर बन जाएगा जो कि 49 होता है। यहाँ पे मैं a प्लस बी ए माइनस बी कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे 35 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए माइनस बी करूँगा तो माइनस 21 और मेरा प्लस 2 आर दिख रहा है जो कि मेरे 49 के इक्वल है, जो कि यहाँ पे मेरा 5 जा रहा है, यहाँ पे मेरा 7 जा रहा है। और यहाँ पे देखो तो माइनस 105 प्लस 10 आर इक्वल्स टू 7 और अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये मेरा 112 इक्वल्स टू 10 आर, तो आर की वैल्यू मेरी 11.2 आ गई यहाँ से 11.2। मुझे बाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे देखूँ 22/7 इंटू 11.2 इंटू 11.2 चला जाए तो अच्छी बात है, 1.6 से चला गया। अब देखो एक बात आपको बहुत ही ध्यान देनी है, यहाँ पे कहीं अप्रोक्सीमेशन वगैरह वैल्यू नहीं दिया है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ नहीं रहा है। अगर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू नहीं दिया तो मैं यूनिट डिजिट से निकाल सकता हूँ। अगर आपकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिखी है तो फिर आप यूनिट डिजिट से नहीं निकाल सकते, बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो बस वही कर लेता हूँ, 6 दूनी 12 और 2 दूना 4 यूनिट डिजिट हो गया, आंसर मेरा आ गया। अब आ जाओ, अब ये ट्रायंगल देखो देखने में भले से चाहे जितना टफ लगे लेकिन है बहुत ईजी। आप क्या करो, आप इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालो। अब बड़े वाले स्क्वायर का एरिया मुझे 8 दिया है और छोटे वाले का साइड 6 दिया, मतलब ये मुझे 6 दिया है और ये मुझे 8 दिया है, तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालता हूं, मेरा 64 आ गया। अब क्या किया, इस बड़े वाले एरिया में से मैं क्या किया हूं, अगर मैं उसको हाईलाइट कर दूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैं क्या किया, ये वाला एरिया निकाल लिया। अब मैं क्या किया, अब मैं पहले इस वाले एरिया को माइनस कर दूंगा इस वाले एरिया को ना, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 36 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये जो दो ट्रायंगल है ना, दोनों इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, तो इन दोनों के एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं इन दोनों के एरिया को तो मेरा शेडेड रीजन वाला एरिया निकल जा रहा है। तो बस वही करना है। अगर मुझे इसका निकाल दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर ये 6 है, अगर आप ध्यान से देखो, अब ध्यान से बहुत ध्यान से देखो, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है देखो ये 6 दिया है, ये 6 दिया है, ये पूरा 8 है, तो ये तो 2 है और ये हमें 8 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, आपका इसका एरिया 8 आ जाएगा और इसका एरिया 8 है तो आपका इसका भी एरिया 8 है, मतलब इसमें से 16 माइनस और कर दोगे तो अगर वैसे 64 में से आपका 52 माइनस हो रहा है तो आपका आंसर कितना जा रहा है, 12 आपका आंसर आ जा रहा है। तो कितना ईजी है, ठीक है। अब ये देखो, अब ध्यान से देखो, देखो आप किसी भी तरह से सोच सकते हो, मैं भी किसी तरह से सोच सकता हूँ, और जनरली ऐसा होता है आपके दिमाग में एग्जाम टाइम में जो भी पहले चीजें क्लिक कर जाते हैं ना, आप उसी हिसाब से करते हो, फिर आप ये नहीं सोचते हो कि कौन सा आसान होगा कौन सा टफ होगा, थोड़ा लेंदी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं रहता है। जैसे अगर मैं इसको सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं पहले, फिर मैं इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल लूं ना, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, फिर मैं इस पूरे पोर्शन का एरिया माइनस कर देता हूं, इस पूरे पोर्शन का एरिया जो कि सेमी सर्कल है, तो मेरा शेडेड रीजन का एरिया निकल के आ जाएगा। तो बस वही करता हूं। मैंने क्या किया, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो मैंने सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, माइनस ट्रायंगल का एरिया निकाला, तो ट्रायंगल का एरिया मुझे साइड इसका ये मुझे, अच्छा इसको मैं साफ कर दूं ना जिससे मुझे साफ साफ दिखे हर चीज अंदर से, देखो ध्यान से। अब मुझे इसकी जो वैल्यू दी है ए बी की P दी है, इसकी मुझे Q दी है, ठीक है P और Q दी है, तो मैं भाई इस ट्रायंगल का एरिया PQ/2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों सेमी सर्कल का, ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया निकालता हूं, तो ये क्या हो जाएगा πr²/2, इसका भी πr²/2, लेकिन r डिफरेंट है तो बस वही कर लेते हैं, पाई कॉमन ले लेता हूं, r² मतलब r² मेरा ये p/2, इसका जो रेडियस होगा p/2 हो जाएगा, तो p/2 का स्क्वायर p² प्लस q² आ गया। इतना मुझे समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस बड़े वाला जो सेमी सर्कल है, इसको मैं दूसरे कलर से अगर आपको दिखाऊं, तो ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल, इसका एरिया माइनस कर देता हूं तो मेरा सेंटर रीजन का एरिया निकल आएगा। अब ये मुझे P दिया था, ये मुझे Q दिया था, तो ये मुझे √p² प्लस q² हो जाएगा और इसका जो रेडियस हो जाएगा वो p²/q²/2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो मेरा आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस ही तो करूंगा, अच्छा इसका मेरा एरिया ऐड करना था, यहाँ पे माइनस करूंगा मेरा, तो π/2, यहाँ पे भी मुझे π/2 करना था, ठीक है π/2, और मैं इसका रेडियस का स्क्वायर करूंगा तो मेरा p² प्लस q²/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा निकल गया शेडेड रीजन का एरिया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा ये पूरा चला जा रहा है, मेरा सिर्फ ये बच रहा है, तो मेरा PQ/2 बच रहा है। समझ में आ गया आपको? तो बस इतने इसी टाइप के क्वेश्चन है
और जो भी टफ क्वेश्चन थे मैंने ऐड कर दिए, जबकि ये आपके जो कि 2017 का क्वेश्चन है, ये आपको 2017 का है ना, 2017-18 में क्वेश्चन अच्छे आए थे तो मैंने सारे ऐड कर दिए, आपको सारे ही ऐड कर दिए जितने भी टफ आए थे। और आप देखो बस आपको हल्का सा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है उसमें भी, तो बस इतने ही थे। और अब ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जनरली, मैंने जो देखा 4-5 साल में नहीं दिखे, मॉक में भी नहीं दिखे ना, ठीक है। तो बस यही है। तो अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और आप एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और मैंने बहुत ही कम टाइम में सब कुछ लास्ट 5 ईयर कवर किया है, और कोई भी बकवास बात नहीं करता हूँ मैं ना, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। ऐसे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा भी टाइम बहुत कीमती था, तो मैं भी चाहता था कोई ऐसा पढ़ाए जो ज़्यादा फालतू गिरीवादे बातें ना करे, डायरेक्ट काम से काम रखे। तो बस वही चीज़ है। तो इसीलिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है यही। तो बस यही है जो है। अब 3D का इंतजार करो, उसका भी आ जाएगा 3-4 दिन में। तब तक के लिए सायोनारा।